नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा भाग 8 में आपको पढ़ाएंगे प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा ये वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत बाद पाली है। पाल के बाद की जो भाषा है उसका उसी विकास क्रम में आप पढ़ेंगे प्राकृत। तो प्राकृत ये शब्द प्राकृत शब्द जो है दो शब्दों की, इसका अगर हम खंड करेंगे तो ये बना है प्राक और कृत शब्द के योग से बना है प्राकृत। प्राक का मतलब होता है पहले और कृत का मतलब होता है बनना, माने जो पहले बना हुआ है उसे आप कहेंगे प्राकृत। साथियों, ये इसका अगर हम समय की बात करेंगे तो प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी का जो समय है, ये ईस्वी सन ये सब अंग्रेज़ों की देन थी, क्योंकि 1 ईस्वी को पैदा हुए थे ईसा मसीह 1 ईस्वी को पैदा हुए थे। अंग्रेज़ उसी से समय से ये मान लिए कि अब से दुनिया स्टार्ट हुई है और उसको ईस्वी मान लिए। तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी का जो समय है इसको हम प्राकृत के नाम से जानते हैं और इसे हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं। प्रथम प्राकृत पाली है, पाली को हम पढ़ा चुके हैं, इसे आप द्वितीय प्राकृत कहते हैं। और ये प्राक और धनकृत से बना है प्राकृत। अब इसमें विद्वानों में दो मत है। एक तो मानने वाले हैं कि यह पहले से बनी भाषा है, अब पहले से बनी भाषा का मतलब है कि यह प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक भाषा उसे कहते हैं जिसको ईश्वर ने बनाया, अर्थात ये नैसर्गिक है। ये क्या है? नैसर्गिक भाषा है। तो इसे किसी इंसान ने, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, यह प्रकृति प्रदत्त है। यह जब से नदी को बनाने वाला, पहाड़ को बनाने वाला, मानव को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर ने बनाया है। तो कुछ विद्वानों का मतलब है कि ये माने पहले से बनी भाषा है, ये भाषाओं का मूल है, जड़ है। और दूसरा मत है कि पहले माने संस्कृत से, मूल भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत पहले संस्कृत थी और संस्कृत से बनी भाषा का नाम क्या है? प्राकृत है। माने यहाँ देखिए विद्वानों में दो मत है। तो एक मत को मानने वाले हैं कि यह जो है आदि भाषा है, पहले से बनी भाषा है, इसको ईश्वर ने बनाया है। और संस्कृत जो है ये क्या है? कृत्रिम भाषा है। माने संस्कृत को बनाया गया है, इंसान ने बनाया है और इसको प्रकृति ने बनाया है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो नैसर्गिक है। तो इसमें विद्वानों में देखिए दो मत है प्राकृत को लेकर के। तो पहले मत को मानने वाले, माने पहले से ही जो मूल भाषा है वह प्राकृत है। इसमें दो मत है, एक नमसाधु है और एक वाक्पतिराज है। ये जो है पहले मत को मानते हैं, पहले से बनी भाषा को, ये प्राकृतिक या नैसर्गिक भाषा को मानने वाले विद्वानों में नमसाधु हैं। इन्होंने लिखा है प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, माने प्राक और कृत पहले से बनी हुई जो प्राकृत भाषा है वह पहले से बनी हुई है, तो उसे मानने वाले विद्वान हैं नमसाधु। दूसरे विद्वान हैं वाक्पतिराज। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा एंति समुद्रम चिन्ह रेति शायराओ चिच्च जलाई। यहाँ देखिए दो शब्द आप पकड़िए, एक समुद्र और जलाई। वाक्पतिराज ने एक ग्रंथ लिखा था गौड़ बहो, इन्होंने लिखा था गौड़ बहो। तो ये वाक्पत का कृत्य है, उसमें इन्होंने अपना ये मत दिया था कि जैसे समुद्र में, ये देखिए यहाँ समुद्रम और जलाई माने जल, जैसे समुद्र से ही जल निकलता है, वाष्प बनता है, बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर नदियों और नालों के माध्यम से अंत में समुद्र में मिल जाता है। ठीक उसी तरह से जितनी भी भाषाएं हैं वह प्राकृत से निकली हैं और अंत में
प्राकृत में ही आकर समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ऐसा मत किसका है? वाक्पति राज का है। यहाँ देखो समुद्रम, इसको आप गौर करिए। और जलाय माने जल, माने जैसे जल समुद्र में मिलता है, फिर समुद्र से ही वह वाष्प बनता है। क्या बनता है? वाष्प बनता है, बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर जो है नदी के माध्यम से समुद्र में मिलता है। तो ये पहले से बनी हुई भाषा या प्राकृत या नैसर्गिक भाषा को मानने वाले दो विद्वान थे। बाद में संस्कृत से बनी भाषा, माने संस्कृत को आदि भाषा मानते हैं, और जो संस्कृत से बनी हुई भाषा है उसको प्राकृत मानने वाले विद्वानों में आपके हेमचंद्र हैं, मार्कंडेय हैं, वासुदेव हैं, लक्ष्मीधर हैं, सिंहदेव हैं। अब साथियों, इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या होता है कि परीक्षा में जैसे पूछ दिया, उसके बाद पूछेगा इसको किस विद्वान ने कहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ध्यान आएगा कि हेमचंद कहें कि लक्ष्मीधर कहें कि मार्कंडेय कहें कि वासुदेव कहें, कौन कहा है कि सिंहदेव कह दिए हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको साथियों अब ये रटना है, और रटना लगभग एक है। देखिए, प्रकृतम संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतवाम प्राकृतम, ये हेमचंद कहे हैं। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, कौन कहा है? मार्कंडेय। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृतम योनि, वासुदेव कहे हैं। प्रकृते संस्कृता यास्तु विकृतः प्राकृतमता, लक्ष्मीधर कहे हैं। प्रकृते संस्कृतात आगतम प्राकृतम। अब देखिए इसमें होता क्या है कि लगभग मैच कर रहा है, और जब परीक्षा में पूछेगा, इतना भारी लोड लेकर आप परीक्षा भवन में जाते हैं पेपर देने, और उसमें क्या होता है? उसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इसका हमने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, मेरा एक ट्रिक है। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये समझ लीजिए, इसे रटने की आवश्यकता नहीं, बस सूत्र को याद कर लीजिए। छोटा सा सूत्र है, और ये सब का सब सेट हो जाएगा जाकर। जैसे इसमें जितने हैं, इसमें एक शब्द है तत्। तत् सिर्फ इतने श्लोक में एक बार आया है, और तत् जहाँ आए बस उसको मार दो हेमचंद्र। इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तत् देखो वहाँ हेमचंद्र को लगा दो, और जहाँ तात देखो, ये तात आया है, वहाँ तात को लगा दो सिंहदेव को। अब देखो, तत् हेमचंद हो गए, तात कौन हो गए? सिंहदेव हो गए। बाकी बचते हैं मुच्यते, इसको पूरा मत रखिए। प्रकृतः संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, इतना कौन रटेगा? यही अंत वाला एक शब्द रट लीजिए, मुच्यते। तो इसका स्टार्टिंग हो रहा है म से, मुच्यते, तो मार्कंडेय लगा दो। इनका भी नाम का पहला अक्षर क्या है? म। इनके इस शब्द का पहला अक्षर क्या है? म। और इन मार्कंडेय जो विद्वान है, जिन्होंने कहा है, और किस ग्रंथ में कहा है? प्राकृत सर्वस्व में कहा है। किस ग्रंथ में कहा है? प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ में कहा है मार्कंडेय ने। और ये कथन के अंत में आया है एक शब्द मुच्यते, तो म से मुच्यते, म से मार्कंडेय, दोनों में आदि में माने शुरू का भाग में क्या आ रहा है? म आ रहा है, म शब्द। और उसके बाद देखिए, इसमें आए प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, माने संस्कृत की योन से, संस्कृत के गर्भ से प्राकृत शब्द जो है निकला हुआ है। ये मान कहने वाले विद्वान हैं वासुदेव। अब इसमें ये देखिए, यहाँ ये अंतिम वाला शब्द पकड़िए बस। अंतिम वाला शब्द में आया है योनि, माने इसमें यह आया है। क्या आया है? यह। और यहाँ वासुदेव के पहला अक्षर कौन है? वह। अंतिम भी वह है। तो यह व रल क्या है? अंतहस्थ है। ये क्या है? अंतहस्थ। यह व रल, तो यह व मैच कर रहा है। इनको यह व से सेट कर लो। यह व से अगर आप सेट कर लिए तो समझ लीजिए ये प्राकृत सर्वस्व संस्कृत योनि वासुदेव कहें, चूँकि यह रला व क्या है? अंतहस्थ है। यह आए व लगाओ। इसमें आ जाइए, प्रकृते संस्कृता यास्तु विकृतः प्राकृतमता। अब इसमें देखिए अंतिम शब्द लो, बस अंतिम शब्द का खेल है। प्राकृतमता, देखिए यहाँ प्राकृतमता में म बीच में आया है, न आदि में आया है न अंत में आया है। तो लक्ष्मीधर इसको कहे हैं। लक्ष्मीधर में म भी जो है बीच में आया, न पहले आया है न बाद में आया है, बीच में आया है। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, माने चूँकि रटने में सबको दिक्कत होती है, हमको भी दिक्कत हुई थी, तो इसलिए हमने एक माने ऐसा दिमाग लगा के ऐसा फार्मूला बना लिया जो आपको परीक्षा भवन में वफादार साथी की तरह साथ दे।
तो ये वफादार साथी है ये ट्रिक। म जो देखिए यहाँ पर बीच में आया है, यहाँ पर भी म बीच में आया है, और इसको हमने तत् बताया। तत् एक शब्द ऐसा शब्द है जो और किसी में नहीं आया। तत्र आया है, तत्र यहाँ भी है, लेकिन तत् शब्द नहीं आया, हेमचंद्र का है साथियों। और तात यहाँ सिंहदेव, इनका पूरा नाम था सिंहदेव मणि। ये सिंहदेव मणि में तात अगर आ जा रहा है किसी श्लोक में तो तात माने सिंहदेव और तत् माने हेमचंद्र, म से मुचते माने मार्कंडे, योनि माने यरलव वासुदेव हो गए, और प्राकृत मता म बीच में आ रहा है, तो यहाँ भी म किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है। अब साथियों एक और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है, प्राकृत सर्वस्व। अब देखिए ये है प्राकृत सर्वस्व, फिर उसके बाद है प्राकृत प्रकाश, प्राकृत सर्वस्व और प्राकृत प्रकाश, उसके बाद है प्राकृत व्याकरण। ये तीन ग्रंथ है, प्राकृत सर्वस्व, प्राकृत प्रकाश और प्राकृत व्याकरण। अब देखिए यहाँ ये भी कंफ्यूजन कर रहा है, तो प्राकृत सर्वस्व किसका है, यह मार्कंडे का है। किसका है, मार्कंडे का है। प्राकृत प्रकाश किसका है, वररुच का है। अब प्राकृत व्याकरण किसका है, हेमचंद्र का है। इसको भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि ये नाम लगभग मैच कर रहा है, तीनों में कॉमन है, प्राकृत प्राकृत प्राकृत। इसमें सर्वस्व आ जा रहा है तो मार्कंडे हो गए, प्रकाश आ जा रहा है तो वररुच हो गए, व्याकरण आ गया है तो आप हेमचंद को लगाएंगे, क्योंकि प्राकृत व्याकरण को ही लिख करके इन्हें हिंदी का पाणिन बताया गया है। इन्हें क्या बताया गया है, हिंदी का पाणिन बता दिया, वो प्राकृत का पाणिन बताया गया है। तो ये प्राकृत का पाणिन कहे गए हैं साथियों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इसके बाद, अब पहली बार प्राकृत शब्द की चर्चा कहाँ हुई, ये भी परीक्षा में पूछ देता है कि पहली बार प्राकृत की चर्चा कहाँ पर हुई, तो इसको भी आप जानते रहिए। सर्वप्रथम ये जो प्राकृत है इसका सर्वप्रथम परिचय कहाँ मिलता है, अश्वघोष, एक अश्वघोष थे, इनके नाटक में मिलता है। कहाँ मिलता है, नाटक में। ये 100 ईस्वी के लगभग ये नाटक लिखे थे, उसी में सर्वप्रथम अश्वघोष के नाटकों में प्राकृत की क्या होता है, सर्वप्रथम परिचय मिलता है, चर्चा होती है। और इसमें इसके समझ लीजिए एक विद्वान थे भरत मुनि, इनको आप जानते हैं, इनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसको भी आप लोग जानते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 7 मुख्य प्राकृत माना है, 7 मुख्य प्राकृत माना है, और 7 ही गौड़ मान लिया है। 7 क्या माने हैं, गौड़ प्राकृत, 7 मुख्य प्राकृत माने हैं। ये 7 इसे याद करिए, 7 मुख्य है, 7 गौड़ है। तो ये भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में माना है। अब देखिए एक विद्वान थे वररुच, ये वररुच विद्वान थे 7वीं शताब्दी में, 7वीं सदी में, और इन्होंने पहली बार सर्वप्रथम क्या लिख दिया, प्राकृत व्याकरण लिख दिया। क्या लिख दिया, प्राकृत व्याकरण। और उस व्याकरण का नाम क्या है, प्राकृत प्रकाश। उस व्याकरण का क्या नाम है, प्राकृत प्रकाश। साथियों कभी कभी परीक्षा में पूछा है कि प्राकृत प्रकाश वररुच का जो व्याकरण है, और वह व्याकरण कितने भागों में है, तो इसमें 12 परिच्छेद हैं, 12 भाग हैं। 12 भागों में प्राकृत
प्रकाश ग्रंथ की रचना वररुच ने किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह प्राकृत का प्रथम व्याकरण है। यह प्राकृत का सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ यही है, प्राकृत प्रकाश। और इसमें ये 12 भागों में है, 12 परिच्छेदों में है। इसमें वररुच ने ये जो प्राकृत प्रकाश है, इसमें इन्होंने प्राकृत को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। तो पहला है महाराष्ट्री, और दूसरा है पैसाची, तीसरा साथियों है मागधी, और चौथा है सौरसेनी। अब देखिए, ये एक पहला हो गया महाराष्ट्री, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया पैसाची, तीसरा क्या हो गया? मागधी, और चौथा हो गया सौरसेनी। ये माने चार भेद किए हैं, 4 वर्गों में बांटा है पूरे प्राकृत को। इन्होंने बताया कि पूरे देश में पैसाची 4 भागों में था। एक महाराष्ट्री था, इसमें एक विद्वान, पाश्चात्य विद्वान हुए हैं हार्नले ने कहा ये महान राष्ट्र की भाषा है, महान राष्ट्र की भाषा है। हार्नले ने क्या कहा? महान राष्ट्र की भाषा। इसके विषय में हार्नले महोदय ने कहा कि महाराष्ट्री जो है, महाराष्ट्री देखिए कहाँ बोली जा रही है? महाराष्ट्री महाराष्ट्र में बोली जा रही है, जहाँ बम्बई है, नासिक है, पूर्णा है, वहाँ महाराष्ट्र। ये महान राष्ट्र, इसके नाम से ही महाराष्ट्र, महान राष्ट्र था ये, इसलिए महान राष्ट्र की भाषा को हार्नले साहब कहते हैं कि महाराष्ट्रीय है। और इसके विषय में जान लीजिए, इसे आप आदर्श या मानक क्या कह सकते हैं? मानक या परिनिष्ठित भाषा भी कह सकते हैं। हार्नले साहब ने बताया कि महान राष्ट्र की भाषा है, और इसी भाषा को मानक आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहा जा सकता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और दूसरा है पैसाची भाषा। ये समझ लीजिए, पैसाची भाषा जो है उत्तर पश्चिम का जो भाग है, उसे ही उत्तर पश्चिम का जो भाग है, तो उत्तर पश्चिम में क्या है? आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अफगानिस्तान का जो माने पर्वत प्रदेश, जहाँ सिंधु है, जहाँ झेलम का तट है, ये सब जो जम्मू कश्मीर का कुछ उत्तरी भाग, इसे आपका क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे अफगानिस्तान। आज के डेट में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ये उत्तर पश्चिम का जो भाग है, उत्तर पश्चिम का जो भारत है, उसको आप क्या कहेंगे? इसमें उत्तर पश्चिम का पंजाब भी आ जाएगा, पंजाब प्रदेश। उसी को पैसाची का भेद हम पिछले वीडियो में बताए हैं। इसका नाम है दरद का मतलब होता है पर्वत प्रदेश की भाषा, पर्वत प्रदेश की भाषा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पैसाची कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पैसाची। तो आप जानते रहिए, महाराष्ट्र की भाषा, जहाँ मराठी भाषा आज के डेट में, वहाँ मराठी, वही मराठी महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी आज बोला जा रहा है। और पैसाची जो उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम भाग, जहाँ पंजाब अफगानिस्तान पर्वत प्रदेश है, जिसे पहले दरद कहा जाता था, तो दरद या पर्वत प्रदेश की भाषा है। इसको आप जानते रहिए। इसके बाद देखिए मागधी माने मगध प्रांत कहाँ है? पटना, उसकी राजधानी था। आज के डेट की अगर हम बात करें तो बिहार, जहाँ 3 बोलियाँ हैं, और 3 बोलियाँ कौन सी है? मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है। इसको आप लोग जानते रहिए। इसको हम 3 वर्गों में बांटते हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं। एक शाकाहारी है, इसको आप लोग जानते रहिए, और दूसरा है साबरी, और तीसरा है चांडाली। इसका नाम ही है चांडाली। देखो, शाकाहारी, साबरी और चांडाली। अगर हम नाटकों की बात करें तो संस्कृत में जो नाटक लिखे जाते थे, संस्कृत नाटक में
जो नीच जातियां थी, जो नीच पात्र थे, वही इस भाषा को क्या बोलते थे। जो संस्कृत नाटक में नीच पात्र जब बोलते थे तो किस में बोलते थे? मागधी प्राकृत में बोलते थे। और इसके बाद सौरसेनी, आज की अगर हम बात करें तो इसी से समझ लीजिए ब्रज भाषा या मथुरा और सुरसेन जनपद था, सुरसेन जनपद, माने अगर आज की हम बात करें जो पश्चिमी हिंदी है या कह लीजिए खड़ी बोली और ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वही सौरसेनी प्राकृत है। इसी को वररुच ने, ये जो वररुच है, और विद्वान तो महाराष्ट्री को आदर्श मानक या परिनिष्ठित भाषा माना, लेकिन वररुच ने सबसे ज़्यादा महत्व सौरसेनी प्राकृत को दिया है। वररुच ने सबसे अधिक माने प्राकृत का मूल इसे कहे हैं। प्राकृत का क्या कहें? वररुच ने मूल प्राकृत कहा है, मूल प्राकृत इसी को कहे हैं। और देखिए मागधी में जैसे संस्कृत नाटक में नीच पात्र बोलते थे, उसी तरह से सौरसेनी में मध्यम पात्र, जो मध्यम वर्गीय पात्र थे, वो किस भाषा में बोलते थे? वो सौरसेनी प्राकृत में बोलते थे। और साथियों जान लीजिए, यह गद्य की भाषा थी, यह गद्य की भाषा थी सौरसेनी प्राकृत। और पद्य की भाषा क्या थी? पद्य की भाषा महाराष्ट्री थी। पद्य की भाषा अगर महाराष्ट्री थी तो गद्य की भाषा सौरसेनी थी। इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिए। और पैशाची को, ये जो पैशाची है, इसे आप पैशाचिका या भूत भाषा, इसे आप क्या कह सकते हैं? भूत भाषा या ग्राम्य भाषा, ग्राम्य भाषा भी कह सकते हैं। तो इसका, और पैशाचिका को भूत भाषा, ग्राम्य भाषा या पैशाचिका आदि नामों से भी जाना जाता है। साथियों इसको बहुत गौर करिएगा, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ देते हैं। जैसे एक प्रश्न यही बन गया कि वररुच के प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के जो नामकरण किए गए हैं उसमें महाराष्ट्री है, पैशाची है, मागधी है, सौरसेनी है। अगर मान लीजिए इसमें से एक ऑप्शन बदल दिया तो आपको ये जानना पड़ेगा वररुच ने 4 प्राकृतों को महत्व दिया है, महाराष्ट्री है, पैशाची है, मागधी है, सौरसेनी। इसको जल्दी से आप लोग मिटा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा करके दूसरा पढ़ाता हूँ इसके आगे। अब देखिए प्राकृत का पाणिन किसे कहा जाता है। साथियों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी, हायर जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बने हैं। तो इसको आप लोग जानते रहिए। एक विद्वान हुए थे हेमचंद्र, इनका जो समय था 10 से 88 ईस्वी से 1179 ईस्वी है। और ये अहमदाबाद में पैदा हुए थे, अहमदाबाद में माने गुजरात में पैदा हुए थे। और अगर हम राजाओं की बात करें तो ये ये जो है एक सिद्धराज जयसिंह थे, सिद्धराज जयसिंह, और उनके ही परिवार में एक थे कुमारपाल के दरबार में ये रहे। सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में हेमचंद रहे। और कुमारपाल के समय में इन्होंने कुमारपाल चरित्र लिखा था और सिद्धराज जयसिंह के दरबार में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा था। तो इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा था, जिसको आप लोग जानते रहिए। इनका जो मेन ग्रंथ है इन्हें प्राकृत का पाणिन कहा जाता है, प्राकृत का पाणिन कहा जाता है। और इनके ग्रंथ का नाम था प्राकृत व्याकरण। क्या था? प्राकृत व्याकरण। इसे आप लोग जानते रहिए। प्राकृत व्याकरण में के आधार पर इन्हें प्राकृत का व्याकरण कहा जाता है। वररुच ने देखिए 4 भेद किए थे प्राकृत के, ये उसमें 3 और जोड़ दिए।
3 और जोड़ दिए। एक का नाम है अर्धमागधी। अर्धमागधी को आरसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरसी। मतलब आरसी का मतलब है यह कौशल से लेकर के काशी की जो भाषा है, अर्थात अगर आज के डेट की बात करें तो लखनऊ से लेकर के बनारस, माने ये अवधि का समझ लीजिए क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? अवधि का लगभग क्षेत्र है। तो इसे जो है कौशल से लेकर काशी तक, लखनऊ से लेकर के बनारस तक का जो क्षेत्र अर्धमागधी कहा जाता है। इसी अर्धमागधी से ही अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास होता है। दूसरा है चुलिक्या। चुलिक्या पैसाची। चुलिक्या पैसाची। साथियों देखिए, चुलिक्या पैसाची को एक विद्वान थे दंडी, इन्होंने लिखा था काव्यादर्श। दंडी ने क्या लिखा था? काव्यादर्श। दंडी ने काव्यादर्श में इसे भूत भाषा कहा है। इसके पहले हमने साथियों बताया कि भूत भाषा पैसाची कहा गया है, ग्राम्य भाषा भूत भाषा पैसाचिका पैसाची कहा, लेकिन दंडी ने काव्यादर्श में चुलिक्या पैसाची को भूत भाषा कहा है। तो देखिए ये हेमचंद्र विभाजन कर रहे हैं। 4 तो वर्रोच कर गए, 5वां है अर्धमागधी, 6ठा है चुलिक्या पैसाची और 7वां है अपभ्रंश। अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश तो मान लीजिए प्राकृत के बाद की जो भाषा का विकास है उसे अपभ्रंश नाम से, लेकिन हेमचंद ने अर्धमागधी, चुलिक्या पैसाची और अपभ्रंश को ही माना है। अब हेमचंद्र की एक और विशेषता है कि ये एक थे भट्टी। ये भट्टी के समान ये द्वाश्रय काव्य लिखते हैं। माने हेमचंद्र एक भट्टी थे, उन्हीं के समान ये भी द्वाश्रय काव्य लिखते हैं। द्वाश्रय काव्य हेमचंद्र ने भी लिखा है। अभी हेमचंद्र का हमने बताया सिद्ध है हेमचंद्र शब्दानुशासन और कुमारपाल चरित और द्वाश्रय काव्य, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो इन्हें प्राकृत का व्याकरण कहा जाता है। और वर्रुच ने सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत का उल्लेख किया। बाद में हेमचंद ने 3 उसमें जोड़ दिया, एक अर्धमागधी जोड़ा, एक चुलिक्या पैसाची जोड़ा, एक अपभ्रंश जोड़ा। इस तरह से 3 प्राकृत के इन्होंने जोड़ा है। इसके बाद साथियों मैं थोड़ा सा रचना बता दूं कि इसमें प्राकृत में कुछ रचनाएं भी कभी कभी परीक्षा पूछ देता है, उन रचनाओं को भी आप लोग जानते रहिए। गिने चुने रचनाएं हैं 5-6, बस उन्हीं को आप लोग जान लीजिए। अब देखिए इसमें पहला रचना है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती ये देखिए रचना है। इसको हाल ने, एक राजा थे, राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना राजा हाल ने किया है। इसके बाद रावण बहो, एक रचना है रावण बहो। इसी को आप सेतुबंध भी कह सकते हैं। सेतुबंध माने भगवान राम ने जब समुद्र में सेतु बांधा था तो उसी को क्या कहते हैं? सेतुबंध। माने जब सेतु समुद्र में बांध दिए थे तभी रावण वहो माने रावण का वध तय हो गया था। तो ये रावण वहो या सेतुबंध नाम से अगर रचना पूछता है तो इसको आप लोग जानते रहिए। एक विद्वान थे प्रवर सेन। प्रवर सेन ने ये रचना रावण वहो या सेतुबंध नाम से किया है। दूसरा है गौड़ बहो। गौड़ बहो को साथियों गौड़ वधक भी कह सकते हैं। गौड़ वधह, वधह माने वध कर दिए थे। यही वाक्पत क्या है? वाक्पति राज का
जिन्होंने ये मत दिया था कि समुद्र में जैसे सारे जल समाहित हो जाते हैं, फिर समुद्र से ही सारे जल निकलते हैं, उन्हीं का मत है गौडवहु। इनकी रचना, ये दोनों महाकाव्य हैं साथियों। ये दोनों क्या है? प्राकृत के महाकाव्य हैं। ये प्राकृत के महाकाव्य हैं, रावणवहु और गौडवहु। ये इसे सौत श्वेत बंध या गौडवह, ये इसको प्रवर सेन लिखे हैं, इसको वागपति राज लिखे हैं। उसके बाद एक वज्जालग्ग रचना है, वज्जालग्ग। देखिए इसमें 2 बार द्वित्व हुआ है, यहाँ लग्ग में हुआ है, यहाँ वज्जालग्ग में। इसको साथियों लिखने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था जयवल्लभ। ये जयवल्लभ ने वज्जालग्ग लिखा है, और यह जो है खंड काव्य है। ये 2 तो महाकाव्य था, ये खंड काव्य है। और इसके बाद एक रचना है कुमारपाल चरित। इसको तो आप लोग जानते हैं, इसको तो आप लोग बाकायदे जान रहे हैं। ये हेमचंद्र ने ही लिखा था। हेमचंद्र ने कुमारपाल के दरबार में कुमारपाल चरित, उन्हीं राजा कुमारपाल का ही चरित्र लिख दिए थे, और वह प्राकृत में लिखे थे। अब साथियों ये प्रश्न ये बनता है, ये किस प्राकृत के अंतर्गत आएगा? तो ये जान लीजिए, ये महाराष्ट्री ये प्रश्न बनता है प्राकृत। इसलिए परीक्षा में पूछा गया है, गाथा सप्तशती है सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, पैशाची प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत। तो आपको जानना पड़ेगा कि गाथा सप्तशती ये राजा हाल की रचना है, और ये रचनाएं महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई है। इसके बाद एक रचना है बृहत कथा। इसका रचनाकार हैं गुणाढ्य। इसके रचनाकार हैं बृहत कथा। और यह साथियों यह पैशाची प्राकृत में है। किसमें है? पैशाची प्राकृत। इसे आप लोग जानते रहिए। और बाकी रचनाएं जो है महाराष्ट्री प्राकृत में है। सिर्फ बृहत कथा गुणाढ्य कृत पैशाची प्राकृत में है। साथियों हमने कल एक प्रश्न पूछा था, साकेत शब्द किस भाषा का है? आप लोग कमेंट में कोई जवाब नहीं दिए। हमें बड़ा खेद है, बड़ा अफसोस है कि पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। तो हम प्रश्न इसीलिए पूछते हैं ताकि आप इसका उत्तर दें, गलत सही जो भी है, इससे आप कंफर्म होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तो मैं बता दे रहा हूँ, साकेत शब्द जो है पाली भाषा का है। साकेत शब्द किस भाषा का है? साकेत शब्द पाली भाषा का है। इसको आप लोग जानते रहिए। अब चूँकि कल आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, इसलिए आज मैं कोई प्रश्न नहीं करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।